इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में रुझानों में बीजेपी को बहुमत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बीजेपी 48, कांग्रेस 40, अदर्स 2, यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी 144, छत्तीसगढ़ में बीजेपी 48, राजस्थान में बीजेपी 116, तेलंगाना में कांग्रेस 65। ये जो लीड कर रही पार्टीज ये हैं। सीधे मैं चलूंगा, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हेमंत शर्मा सर आ चुके हैं। सर, आपका टेक अभी तक का जो आप देख रहे हैं, इस पे एनालिसिस आपका। तस्वीर एग्जिट पोल ने जितनी उलझाई थी और 2024 को लेके जितना भटकाव था, तस्वीर अब साफ हो गई है कि 2024 नरेंद्र मोदी का चुनाव है। इसमें उन्हें कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस ने अपनी साख जरूर वापस पाई है थोड़ी बहुत, लेकिन अब ना इंडिया का कोई मतलब रह गया है, ना कांग्रेस का 2024 को लेके कोई बहुत बड़ा स्टेक रह गया। मैं आपको बताऊं कि एग्जिट पोल सब जगह लोगों को उलझा रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ पर सारे एग्जिट पोल एक राय थे कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। छत्तीसगढ़ टेस्ट केस है जनाधार को समझने का और वोटर के नब्ज को पहचानने का। छत्तीसगढ़ में 26 सीटें हैं जो आदिवासी, जहां 50% से ज़्यादा हैं। उन 26 सीटों में 25 सीटों पर कांग्रेस ने पिछली बार जीत हासिल की थी। वो 25 की 25 सीटें इस बार बीजेपी को जाती हुई नजर आ रही हैं। यही हाल बीजेपी का मध्य प्रदेश में है। आदिवासी बहुल सारे इलाकों में वो क्लीन स्वीप कर रही है। यही हाल राजस्थान में है, आदिवासी उसके साथ है। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद पहली बार इस बड़े पैमाने पर आदिवासी कांग्रेस से हटा है। भारतीय जनता पार्टी दशकों से गुजरात में है, लेकिन आदिवासियों का समर्थन उसे अभी तक नहीं प्राप्त हो पाया है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदिवासियों के प्रति अपील, और मुझे लगता है कुछ द्रौपदी मुर्मू जी का कार्ड, दोनों ने आदिवासियों के लिए काम किया है, जो 2024 के लिए बीजेपी का आसान रास्ता होगा। क्या ये जो आप चुनाव देख रहे हैं, ये उस पर भी मैंडेट देख रहे हैं? क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ के वोट किया, तो वहां पर भी आप कुछ देख रहे हैं? महिलाओं में अलग अलग चीज़ है। आप निशांत, आप जान रहे हैं, ये चुनाव बहुत ज़्यादा जिसको आप रेवड़ी भी कह सकते हैं, मुफ्तखोरी भी कह सकते हैं, हमारी पूरी राजनीति और हमारा लोकतंत्र उस तरफ चला गया है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना स्कीम ने काम किया, और राजस्थान में भी महिलाओं के लिए जो कुछ किया गया वो काम किया। लेकिन मुझे लगता है राजस्थान में बड़ा फैक्टर था। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर तो मानता हूँ अहंकार का तो अंत होता ही होता है। कमलनाथ जी के पास न जनाधार था, न उनकी जाति का आधार था, न वो उतने अच्छे वो स्पीकर हैं, लेकिन उनका अहंकार उनके आड़े आ गया। उन्होंने सबसे पहले इंडिया को तहस नहस किया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में रीवा से लेकर बुंदेलखंड तक 10 सीटें कांग्रेस सिर्फ समाजवादी पार्टी की वजह से हार रही है। बीच चुनाव में ये कहना कि अखिलेश वकीलेश क्या होते हैं, यहाँ सब कांग्रेस है, ये अहंकार उनको नीचे ले गया। जबकि उनके पास शिवराज सिंह चौहान की 16 बरस की एंटी इनकम्बेंसी थी। जिस दौर में चुनाव की घोषणा हुई, उस समय शिवराज सिंह चौहान वहाँ एक विलन जैसे थे और लोगों में उनके प्रति बहुत गुस्सा था। लेकिन आज देखिए, सिर्फ कमलनाथ जी का अहंकार और कमलनाथ जी का अति आत्मविश्वास उन्हें वहाँ से ले गया। बीच चुनाव में जिस ढंग से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के साथ बदसलूकी की पब्लिक मीटिंग्स में, और उन्होंने वहाँ भी उसका हाल देख लिया। इंडिया अलायंस इस रिजल्ट के बाद आप कैसे देखते हैं? कर्नाटक के बाद कांग्रेस को ताकत मिली, इसके बाद क्या होगा? इंडिया अलायंस में मुझे लगता है मुश्किलें और बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये जो कुछ भी मुझे लगता है तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हो जाएगी, और छत्तीसगढ़ भी बिल्कुल मुहाने पर है, कुछ भी हो सकता है। तो जो जनता में तो भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, जनता वाले जो स्टेट हैं, लेकिन देश में जो सबसे पैसे वाले स्टेट हैं, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, वहाँ कांग्रेस की सरकार होगी। तो कांग्रेस आर्थिक स्थिति से बड़ी मजबूत हो जाएगी। दूसरी बात, इन 2 स्टेट को जीतने के बाद उसका भी अहंकार बढ़ेगा, और उसका अपने सहयोगियों और इंडिया अलायंस के दूसरे दलों के प्रति व्यवहार बदलेगा। तो मुझे लगता है कि इससे इंडिया अलायंस मजबूत नहीं होगा और बिखरेगा।
और जो कास्ट सेंसस किया जा रहा था, ओबीसी फैक्टर की बात की जा रही थी, उनको क्या कहेंगे? अब तक के जो रुझान है निशांत, वो ओबीसी की सहज और स्वाभाविक पसंद भारतीय जनता पार्टी है इन दो स्टेट्स में। इसमें एक चीज मैं जोड़ दूं, ओबीसी की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के पास गई और इतना जातिवादी राजनीति राहुल गांधी ने कर दिया कि वो तेलंगाना में मुसलमान भले ले गए अपने साथ, देश भर में सवर्णों को अपना दुश्मन बना लिया, बिना सोचे सवर्ण लाइन में लग के गया। और ओबीसी तो डोमिनेंट कास्ट आज की भारतीय जनता पार्टी की है ही। हमारे साथ मध्य प्रदेश से बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा जी जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश में थंपिंग मेजॉरिटी की तरफ बढ़ती हुई बीजेपी साफ तौर पर दिख रही है। शिवराज सिंह चौहान ने जनता का धन्यवाद कर दिया है। कौन से बड़े मुद्दे आपके मुताबिक मध्य प्रदेश में काम कर गए 16 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद? मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। और हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में ये कैंपेन लिया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, और मध्य प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 64 लाख लोग, तो मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व की लाडली बहना से लेकर के लाडली लक्ष्मी, कन्यादान, ऐसी कई प्रकार की योजनाएं जो हमारी ताकत थी, हर गरीब के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत और प्रत्येक बूथ पर माननीय अमित शाह जी की जो हमारी कुशल रणनीति के साथ हमें उन्होंने टास्क दिया था कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेकर के आना। आज मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 51% से ऊपर वोट शेयर अभी तक आ रहा है। जी हाँ, ये ऐतिहासिक काम हर बूथ पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें संकल्प दिलाया था प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना, तो इस कुशल रणनीति के साथ हम इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत की ओर अग्रसर हैं। जब राजनीतिक पंडित विश्लेषण कर रहे थे मध्य प्रदेश का, तो वो लगातार ये कह रहे थे कि संगठनात्मक तौर पर बीजेपी सबसे मजबूत है मध्य प्रदेश में। उसके बावजूद तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारना पड़ा, केंद्रीय मंत्री हो या सांसद हो, उन्हें मैदान में उतारना पड़ा। तो वो नहीं कोई ये भारतीय मजबूरी के तहत था, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की कुशल रणनीति का, भारतीय जनता पार्टी के कुशल नेतृत्व की रणनीति का परिणाम था। हमारी ताकत थी और ताकत के तौर पर लोग उतरे। सर, एक खबर आई है हमारे पास, आपकी अमित शाह जी से बात हुई है, क्या बात हुई? ये जो फैक्टर्स आपके सामने आ रहे हैं, एक कई सारे रीजंस हैं, लेकिन हेमंत सर, मध्य प्रदेश में ज्यादातर एग्जिट पोल बारिंग वन, हर कोई या तो नेक टू नेक बता रहा था या कई बार कुछ जगह बीजेपी को पीछे ही बताया गया। ये थंपिंग विक्ट्री की वजह क्या है? ये तो बहुत ही बड़ी विक्ट्री है निशांत। इसके लिए हमको मध्य प्रदेश की सामाजिक संरचना और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर संगठन का हिसाब किताब समझना होगा। जब चुनाव का ऐलान हुआ तो एकमात्र स्टेट था जहाँ सब लोग ये कह रहे थे कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी जा रही है, वहाँ आएगी नहीं, और बहुत मतलब बुरी तरह जा रही है। सामान्य आदमी कहता था, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वर्ग कहता था कि मध्य प्रदेश हमारा सबसे कमज़ोर है। उसकी वजह थी शिवराज सिंह चौहान की एंटी इनकम्बेंसी, जो 16 साल तक थे। 16 साल तक कहीं भगवान भी अगर रहेगा तो उसके प्रति नाराज़गी हो जाती है। इसके बाद बीजेपी ने सिर्फ इसी बात को लेकर कि 16 साल की इनकम्बेंसी है और हमारा सबसे कमज़ोर है, वहाँ इतनी मेहनत की, अमित शाह स्वयं जाकर वहाँ बैठ गए। एकमात्र स्टेट है जिसका उन्होंने संचालन खुद किया। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के 20 संगठन मंत्रियों को मध्य प्रदेश के 20 हिस्सों को बांट के लगाया गया। भारतीय जनता पार्टी के 6 मध्य प्रदेश के बड़े नेता जो अपनी अपनी जातियों का प्रतिनिधित्व करते थे, उन्हें दिल्ली से भेज के इसलिए चुनाव लड़ाया गया कि उनका जो जनाधार है, उनका जो जाति आधार है, उसमें यह बात फैले कि हमारा आदमी मुख्यमंत्री हो सकता है। फग्गन सिंह कुलस्ते को आदिवासी के लिए लगाया, प्रहलाद पटेल को पिछड़ों के लिए लगाया, राकेश सिंह नरेंद्र सिंह तोमर को अपर कास्ट के लिए लगाया, कैलाश विजयवर्गीय को बनियों के लिए लगाया। तो ये सारे वर्ग में लगा कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, और उसकी जगह मुख्यमंत्री कैंडिडेट कौन था? कमलनाथ, जिसका अपना कोई आधार नहीं था। तो अब हमें ये समझना चाहिए कि राज्यों के चुनाव मुख्यमंत्री के चेहरे पर होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रयोग था कि चेहरा कोई नहीं होगा लेकिन इनमें से कोई हो सकता है, इन 6 में से।